हाँ, तो इंडिविजुअल एटम्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। बहुत दिनों से आप ये बात सुन रहे हैं, ठीक है ना, कि द इंडिविजुअल एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess a dipole moment as in a paramagnetic material. However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a volume which is called domain. ठीक है ना। तो एक ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है कि आप अगर कोई भी फाइनाइट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे पैरामैग्नेटिक, तो वहां पर एम वेक्टर 0 आता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इस तरह के डोमेन्स बन जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में इस तरह के डोमेन्स बन जाते हैं कि इस वॉल्यूम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं, ठीक है, इस वॉल्यूम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आ रहा है, वो क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। तो सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बड़े डोमेन्स में डिवाइड हो जाता है, बट डोमेन भी बहुत सारे होते हैं। तो जब तक आप इसको ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाओगे तो इस तरह से रहेगा, अनमैग्नेटाइज रहेगा, सारे एम वेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो आपको डोमेन का मीनिंग समझ में आया क्या फेरोमैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक में किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में एम वेक्टर नेट 0 निकल के आता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में पर्टिकुलर वॉल्यूम्स के नेट एम वेक्टर निकल के आ जाते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम अगर बना लिए, ठीक है। तो वो छोटे छोटे वॉल्यूम जिनका पूरे का मिलके इस वॉल्यूम में बहुत सारे एटम होंगे ना, तो उन सारे एटम्स का मिलके वेक्टर सम 0 नहीं होगा। तो इस पूरे वॉल्यूम के पास खुद का एक एम वेक्टर, इस पूरे वॉल्यूम के पास खुद का एक एम वेक्टर, ठीक है। तो जब तक आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो फिर ये रैंडम ओरिएंटेटेड है, नेट एम वेक्टर अब भी 0 है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट बन गया, मैग्नेट तो नहीं बनाया, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो बट जब आप इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो दो तरह की प्रोसेस हो सकती है जिसकी वजह से नेट एम वेक्टर डेवलप, ठीक है। या तो ये अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं रैंडम, देखो इस तरह से ओरिएंट हो गए तो अब नेट एम वेक्टर 0 नहीं आता, ठीक है ना। तो ये रोटेशन ये कह रहा है कब पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल है, शुरू में लिखा हुआ है ना, ठीक है। और अगर वीकली मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर आपका इसमें क्या होता है, डोमेन ग्रोथ हो जाती है कि जैसे अब इतने वॉल्यूम का यहाँ पे सबका सेम था, चारों इक्वल वॉल्यूम है तो 0 हो रहा है, एक अचानक से बढ़ गया इसमें जब आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ठीक है ना, एक वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका एम वेक्टर अब ज्यादा आ रहा है, बाकी सबका काफी कम है, तो नेट एम वेक्टर अब 0 आना बंद हो गया, ठीक है। तो उसके पास खुद का क्या आ गया, एम वेक्टर आ गया, जिसकी वजह से फील्ड अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दो तरीके से मैग्नेटाइज हो सकता है, आइदर बाई डोमेन ग्रोथ और आइदर बाई डोमेन रोटेशन, ठीक है ना। ये दो मेथड है आपके मैग्नेटाइज होने के, इच डोमेन इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज एट ऑल द टाइम, but direction of magnetization changes from domain to domain so that resultant magnetization of material is 0, जब तक कि आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा, ठीक है। बट एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो आइदर ये आप पढ़ भी सकते हैं, एससीवी में लिख रखा है, और आपको डिटेल में क्या यही सब बातें बार बार लिखी हुई है, तो जितनी बार पढ़ोगे उतना इंप्रेशन रहता है। तो एससीवी से आप पढ़ सकते हैं डोमेन ग्रोथ एंड डोमेन ओरिएंटेशन, डोमेन रोटेशन। डोमेन रोटेशन का मतलब वही है एम क्रॉस बी, ठीक है। तो पहले ये इस तरह से अलाइन थे कि नेट 0 आ जाएगा, फिर ये पी वेक्टर की वजह से ऐसे हो जाते हैं कि नेट 0 नहीं होता है, ठीक है। डोमेन ग्रोथ दूसरा प्रोसेस है जिसमें कि एक ही डोमेन का बढ़ गया, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ इनका, बट एक डोमेन बड़ा हो गया तो उसका एम वेक्टर ज्यादा होगा, तो बाकी सब कैंसिल नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये डोमेन्स होते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो वही मैं यहाँ पर कह रहा था कि क्या कह रहा था कि मैंने हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक मटेरियल गेट मैग्नेटाइज आइदर बाय डोमेन ग्रोथ, ठीक है ना। वॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो डोमेन का शिफ्ट हो जाना, साइज बढ़ जाना एक डोमेन का, और बाई डोमेन रोटेशन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, डोमेन रोटेशन के थ्रू मैग्नेटाइज हो जाता है, तो यही है, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या कह रहा है आपको कि टेम्परेचर एट विच द ट्रांजिशन फ्रॉम फेरो से फेरोमैग्नेटिक से किस में हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में हो जाता है, वो क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। उसमें ने एक जगह लिखा नहीं था कि इसमें भी क्यूरी वेस लॉ लगता है, क्या ये रहा ना, देखो क्यूरी वेस लॉ क्या होता है कि फॉर फेरोमैग्नेटिक क्यूरीज लॉ क्या है, उसको नाम हो गया क्यूरी वेस लॉ बोलेंगे इसको, ठीक है ना। क्यूरी वेस लॉ कहता है तो किसके लिए एप्लीकेबल है, फेरोमैग्नेटिक के लिए। केवल क्यूरी बोलेगा तो आपको पैरा नाम लेना,
ठीक है, तो ये भी वही कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, बट टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, टी माइनस टी सी लिखेंगे बेटा। ठीक है ना, टीसी वही है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके बाद क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स किस में शिफ्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट बोल दो चाहे से सी को, तो सी अपॉन टी माइनस टी सी, ये आपका क्यूरी वेस्ला होता है, जो किसके लिए लगता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए लगता है। अब इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं आप चाहें तो, हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड कौन से होते हैं, ये कुछ होते हैं जिनका हटाने के बाद एक्सटर्नल फील्ड तब भी उनका काफी मैग्नेटिक, वो उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहता है, तो वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, ये निको, एल्यूमिनियम मेन है इसमें, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन डिजाइनिंग, पर स्टील मेन है, स्टील पता नहीं किसको बोले, स्टील होता है मेन। ठीक है ना, स्टील इसमें मेन एग्जांपल है इसका हार्ड का। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, या अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो इनका मैग्नेटाइजेशन गायब हो जाता है। ठीक है ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, तो अभी हम ये भी डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसको परमानेंट मैग्नेट में यूज करना है, हार्ड को या सॉफ्ट को। ठीक है, वो सब बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको, क्यूरी वेस्ट लॉ क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन ग्रोथ या डोमेन रोटेशन का क्या मीनिंग है। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी का इस तरह का आया नहीं है, बट आ सकता है, तो ये देख लेते हैं।